हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स को कवर अप कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बात की जाए अगर यूनिट्स की, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स को कवर अप कर चुके हैं जिनकी हमने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है। सो जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है सो दैट आप वहाँ से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके, और क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट बनी है सो दैट साइड बाई साइड आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाएँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ साथ आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दी जा रही है, तो आप अगर उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको भी आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सिलेबस क्या है इसका। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बहुत ही बेसिक सिलेबस है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नई नहीं है जो कि अचानक से आगे आपसे पूछने वाली, ठीक है। जितना भी पोर्शन है ऑलमोस्ट हम लोग 12th लेवल पे कवर अप कर चुके होते हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर डिमांड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आईसी एनालिसिस, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। बाकी प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये सारे हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। सो यहाँ पर हम इसको कवर अप करेंगे सो दैट हमारा रिवीजन हो जाए। बट यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इसको सिंस हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर अप कर चुके हैं सो मैं इसको फोकस नहीं कर रही हूँ फिलहाल। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पर। बिजनेस में बहुत तरीके की इश्यूज़ होते हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, एंड कौन सी टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि बिजनेस की हो सकती हैं। अब इनको सॉल्व कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व होती हैं, जिसमें इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोलॉजीज टू सॉल्व दीज बिजनेस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनेमिक्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिशन। सो जितने भी बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ बिजनेस रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑलराइट, सो ये हो गई आपके मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अ बिजनेस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात की जाए स्कोप की, सो स्कोप के अंदर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन ब्रांचेस। पहले ब्रांच है आपका माइक्रो लेवल पर, दैट इज इंडिविजुअल फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग, एंड देन सेकेंड वन इज मैक्रो लेवल, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वाइडर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। अब इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस जो कंज्यूमर है उनका बिहेवियर कैसा है। सो उस बिहेवियर के हिसाब से फर्म को एडजस्ट करना है कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फ्लक्चुएशन, ये सब। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, एग्जामिन करना है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए और कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे किया जाए सो दैट आपको ऑप्टिमम आउटपुट मिले, एज वेल एज कॉस्ट जो है बेसिकली मिनिमम रहे। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो सेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस कैसी है उसके बेसिस पर कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करके रखना सो दैट आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, एज वेल एज आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको मिलता है। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर, एनालाइजिंग डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट की मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पर फिर डिसाइड करना किस तरह का कॉम्पिटिशन होने वाला है, एंड देन उसी के हिसाब से फर्म अपनी स्ट्रैटेजिक पोजिशन करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो हर एक इंडिविजुअल बिजनेस का मेन एम यही होता है दैट दे वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट। सो दिस कैन बी अनदर प्रॉब्लम। तो उनको ऐसी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो जाए एंड कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाए सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़े। ऑलराइट, सो ये हो गए आपके माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको वाइडर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, जो कह सकते हैं ओवरऑल जो एक्सटर्नल या कह सकते हैं बड़े लेवल पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को, वो हम इसमें पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इट इन्वॉल्व्स लाइक नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, तो जो चेंजेस हो रहे हैं कंट्री के जीडीपी में उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है बिजनेस के परफॉर्मेंस फॉर अपॉर्चुनिटीज़ पर। फिर नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
सो प्राइस चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, प्राइस लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है बिजनेस ऑपरेशंस पर, कॉस्ट पर, कंज्यूमर डिमांड्स पर, बिजनेस साइकिल, सो इकोनॉमिक साइकिल जैसे बूम, रिसेशन, इस सब का क्या फ़र्क पड़ने वाला है बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसीज़ वगैरह हो रही हैं जैसे कि फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है, तो वो किस तरह से बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है, किस तरह से बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिस्कल पॉलिसीज़ में आपका टैक्सेशन हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कहीं कर रही है तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर या बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स में अगर कोई चेंजेस लाना, मनी सप्लाई, सब, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सो एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पोज्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फ्लक्चुएटिंग इन एक्सचेंज रेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सबको पता ही है क्या ही होते हैं मेनली, बट हम इसको एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो जो प्राइमरी गोल होता है बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का प्राइमरी गोल यही होता है दैट दे वांटेड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। अब वो किस थ्रू कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं या फिर कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करके। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सिंस अब देखो एक बार मार्केट में प्रॉफिट होने लगता है, फिर दे ऑल्सो वांट कि अभी जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपैंड करे, उसकी ग्रोथ हो। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट एंड ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सो अभी एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके रखना, उनको एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, सो दैट उनकी जो लॉयल्टी है प्रोडक्ट की तरफ या ब्रांड की तरफ वो रहे अच्छी, और जो कंज्यूमर अटेंशन है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट इज मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप में दे ऑल्सो आर स्ट्राइविंग टू आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स एंड बिकम इंडस्ट्री लीडर्स। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो बिजनेस क्योंकि एक सोसाइटी का पार्ट भी है, तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दैट इज़ कि उनको भी अपनी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको करने की ज़रूरत है। अब वो किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो वो सोशली कुछ भी कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं, या फिर दे हैव टू डू इट थ्रू CSR इनिशिएटिव्स। ऑलराइट, जिसमें एथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, और कुछ जैसे कि स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो दीज आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर किसी को एक जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था वहाँ पर अगर इंडस्ट्री सेटअप करके फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय वेलफेयर। अब जो एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, सो अब उनका वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब के साथ, तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे। अगर उनको ग्रोथ नहीं मिल रही किसी बिजनेस में या किसी जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, वो लोग स्विच कर जाएंगे। और सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है आपका बिजनेस एम्प्लॉय वेलफेयर। नेक्स्ट इज इनोवेशन। सो अगर कोई भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, तो उनको अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना ही पड़ेगा, सो दैट वो ज़्यादा टाइम तक कंपटीशन में रह पाएँ। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, अडॉप्टिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए बिजनेस फर्म्स के। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिमांड एनालिसिस पे। सो डिमांड एनालिसिस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिमांड होती क्या है। डिमांड क्या होती है, द क्वांटिटी of goods and services consumer are willing and able to purchase at a various price level. So this is what demand. अभी ये डिमांड के थ्रू ही जो मार्केट में प्राइस सेट होने वाला है वो होता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, एकदम पीक पर है डिमांड, कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर प्राइस नॉर्मली वो हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसकी डिमांड कम होगी, तो फिर एक पल के लिए बिजनेस उसकी जो प्राइसिंग है कम कर देते क्योंकि बिक ही नहीं रहा है, तो उनको अपना कॉस्ट निकालना है, तो दे विल रिड्यूस द प्राइस। ठीक है, और वहीं अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस हाई हो जाती है। सो इट ऑल्सो प्लेज अ की इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइसेस। अगर डिमांड शेड्यूल की बात की जाए तो जो टेबल होता है, ठीक है, जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, वही आपका डिमांड शेड्यूल होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिया है जो शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो डिमांड में क्या होता है, देखो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी कम डिमांड होती है,
वहीं अगर प्राइस कम होती जाती है वैसे डिमांड बढ़ती जाती है। सो दिस शोज़ क्या कि जो प्राइस और क्वांटिटी उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को, जैसे इनकम। अगर हायर इनकम है तो जो डिमांड होगी नॉर्मल गुड्स के लिए वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात की जाए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कॉफ़ी और टी ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल है। सो कॉफ़ी और टी, जितने लोग कॉफ़ी पी रहे थे पहले, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस कम थी, अब अचानक से इसमें हाइक आ जाती है तो लोग स्विच कर जाएंगे टी पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो भी कम प्राइस पर, तो लोग उस पर स्विच कर जाएंगे। सो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर के टेस्ट बड्स में कोई चेंज आ गया, ठीक है, सो दे विल स्विच टू अदर प्रोडक्ट। अब वही सेम अगर उनको कोई नई चीज़ मिल रही है सेम प्राइस पर और अच्छी मिल रही है तो दे विल स्विच। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसी है। फॉर एग्जांपल कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाली है तो लोग पहले से उसको बाय करना चालू कर देते हैं, बहुत सारी बल्क में रखना चालू कर देंगे। और वहीं अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में वही चीज़ सस्ती होने वाली है तो वो अभी नहीं बाय करेंगे, वो बाद में फ्यूचर में बाय करेंगे। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स। सो पॉपुलेशन साइज़ कैसा है, मार्केट साइज़ कैसा है, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है डिमांड को। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग डिमांड को। तो शिफ्ट इन डिमांड रेफर्स टू चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर कोई भी फैक्टर्स चेंज हो रहा है, प्राइस नहीं, बाकी अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आती है। बट अगर सिर्फ प्राइस की बात की जाए, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ इसी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस पहले ज़्यादा थी, ठीक है, तो अब अगर कम हो जाती है तो जो हमारी डिमांड कर्व है वो चेंज होगी। पहले यहाँ आ रही थी तो फिर यहाँ आने लग जाएगी। अब वहीं में अगर प्राइस सेम ही थी लेकिन जो कंज्यूमर है, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ गई, फिर भी प्राइस इतनी है लेकिन उनकी डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। अगर डिमांड कम हो जाती है तो शिफ्ट कम हो जाता है, ठीक है। सो अब हम देख लेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड एंड इट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांड। जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो मूव्स द क्वांटिटी डिमांड अलोंग द कर्व, लेस क्वांटिटी, कम हो, प्राइस इंक्रीज हो तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। वहीं अगर प्राइस कम होता है तो वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यहाँ इंक्रीज हुई है देखिए, और प्राइस कम हो रही है, तो ये हो गई मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। अगर हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर्स, ठीक है, इसमें प्राइस की बात नहीं हो रही, मूवमेंट वाले में आप प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की वजह से जो फ़र्क पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांड पर, या डिमांड की जो शिफ्ट हो मतलब मूवमेंट हो रही है। डिमांड की जो डिमांड शिफ्ट कर्व की बात की, सॉरी, शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात की जाए तो ये किस लिए होती है, नॉन फैक्टर्स जो होते हैं, जो प्राइस नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से, जैसे इनकम में डिफरेंस, कुछ चेंजेस आ गया, फिर प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस आ गए, उसकी वजह से जो डिमांड कम में शिफ्ट हो रही है, या तो राइट वर्ड होगी या तो वो लेफ्ट साइड होगी। ऑलराइट, जैसे अगर वो राइट वर्ड हो रही है मतलब इस साइड हो रही है, तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा मांग रहे हैं सेम प्राइस पर, ठीक है, सेम प्राइस थी बट यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो ये यहाँ आ जाएगी। बट अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो इस साइड आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड। सो यही होती है आपके का शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन राइट साइड, मोर क्वांटिटी डिमांड एट अ सेम प्राइस। शिफ्ट टू द राइट, लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस कम होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो फिर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रहा है। ऑलराइट, डिमांड कर्व क्या होता है, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जहाँ पर ये
रूल फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ये एक्सेप्शंस गिवन गुड्स में हो सकते हैं, बेबलिन गुड्स के केस में हो सकता है, और इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग्स ले लेते हैं, ड्रग्स मीन्स आई मीन मेडिसिनल जो होती हैं, ठीक है, उनके केसेस में क्या हो गया कि जैसे कि देखा जाए अगर वो मेडिसिन चाहिए ही है, तो आप अगर वो मेडिसिन की बात करें, अगर वो चाहिए ही है तो फिर आप अगर वो प्राइस भी ज़्यादा होगी ना तब भी आप उसे खरीदेंगे, अगर प्राइस कम भी होगी ना तब भी आप खरीदेंगे, ज़्यादा होगी तब भी खरीदेंगे, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी, आपको चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए तो फिर आप लेंगे। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जो बेसिक हमारे नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे आटा हो गया, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको राइस की जगह आप आटा ही खाते हैं तो आपको वो आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढेंगे, आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक ज़रूरत है। तो जितना भी प्राइस हो, अप हो या डाउन हो, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको खरीदेंगे, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है मेजर? इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द प्राइस। हमारे पे मेनली 3 टाइप के हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में अगर कुछ चेंज आ रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांड पर? इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसकी इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो क्वेश्चंस मोस्टली इंटरप्रिटेशन से ही आते हैं। ऑलराइट, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, इज मोर देन 1, तो कंज्यूमर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, दैट इज लग्जरी गुड्स हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट अगर कम है उस केस में डिमांड इनलास्टिक है एंड कंज्यूमर्स आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। और यूनिलेटर में क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो यहाँ पे इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम की चेंज होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पर। अगर नॉर्मल गुड्स की केस में की बात की जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है विथ राइज इन द इनकम। और नेगेटिव फ़र्क पड़ता है किस पर? इन्फीरियर गुड्स पर। तो डिमांड कम होती जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे केस आ जाता है कि एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, या वाइस वर्सा। ऑलराइट, सो ये आपकी हो गई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस पर हम क्वेश्चन आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से क्वेश्चन ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ये हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे उसके साथ साथ भी कर लेंगे, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। सो AR क्या होता है? AR इज दैट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जिस तरह से नॉर्मल एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं AR। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल का मतलब भी क्या होता है? एडिशनल यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट। द एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो आपका हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी। इस तरह से आपका निकलता है मार्जिनल रेवेन्यू। रिलेशनशिप की बात की जाए तो व्हेन AR इज फॉलोइंग MR इज लेस देन AR, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR इक्वल्स टू MR। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर AR MR के बराबर होता है बिकॉज फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट मोनोपोली और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो MR इज लेस देन द AR, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। एक ये बेसिक मैं आपको एग्जांपल करवा दे रही हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम क्वेश्चन वाले में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्राइस दे रखा है, प्राइस 1 दे रखा है, दैट इज़ प्राइस चेंजेस जो भी हुए हैं। पहला प्राइस था 100, फिर आपका 80 हुआ, उसके बाद क्वांटिटी सेम 10 था और देन 15 हुई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करनी थी, तो जो फॉर्मूला था उसमें आपको पुटअप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ऑलराइट, सो इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जो पुरानी आपकी क्वांटिटी, जो आपकी न्यू क्वांटिटी है उसको
पुराने क्वांटिटी से माइनस करने के बाद जो आपका निकला, तो आपने ये चेंज निकाल लिया, उसके बाद प्राइस में चेंज निकाल दिया। अब दोनों को डिवाइड करके आपका निकल आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसकी इंटरप्रिटेशन दे दीजिए। ऑलराइट, और इंटरप्रिटेशन कैसे लेनी है वो आपको पता ही है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन AR और MR का। AR कैसे कैलकुलेट करना है? AR आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, जैसे हम दो क्वांटिटी वाला कर लेते हैं, पहले रेवेन्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ AR निकाल लेते हैं। तो 180 अपॉन 2 किया तो यहाँ पर आपका 90 एवरेज रेवेन्यू निकला था। अब मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मैं यहीं आपको बता देती हूँ। सो पहले टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आए हैं 100 से 180 हुआ, दैट इज़ 80 का चेंज आया। और क्वांटिटी में कितना आया, 1 का आया। सो MR क्या निकला था आपका, 80 निकला था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुए हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हो रही है, दोनों AR और MR डिक्रीज होते जा रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाई देती हूँ टेबल से। देखो, जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ज़्यादा सेल होती जा रही है, वैसे वैसे ये आपका डिक्रीज हो जाता जा रहा है। AR भी डिक्रीज हो रहा है एज वेल एज MR भी डिक्रीज हो रहा है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद MR ज़्यादा जल्दी वो डिक्लाइन होने लगता है, एंड MR इज़ ऑलवेज लोअर देन द AR इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें। तो यूटिलिटी एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपसे दो ही चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेनली। वो होता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी बेसिकली वो होती है कि जब भी किसी कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया है तो उससे उसको किस जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है। Alright, so utility is the satisfaction or the pleasure that the consumer derives from consumer goods or services. अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जैसे टोटल यूटिलिटी की बात की जाए तो जितना पूरा टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है उसको आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाए, अगेन मार्जिनल जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप समझ लीजिए 1 एडिशनल यूनिट। सो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो उसको मिल रही है आफ्टर कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड्स, वो आपकी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है। सो ये लॉ कहता है, ये स्टेट करता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे प्रोडक्ट धीरे धीरे कंज्यूम करता जाता है विथ ईच एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ उसके साथ जो भी उसको यूटिलिटी मिल रही है या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होता जाता है धीरे धीरे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपको बहुत भूख लगी थी, ठीक है, तो आपको शुरू में अगर एक पीस आपने खाया तो आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब आपकी कैपेसिटी अगर सिर्फ 6 पीस खाने की है कोई भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पिज़्ज़ा स्लाइस ले लेते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी सिर्फ 6 खाने की है, 6 स्लाइसेस, तो अगर आप जब पहला स्लाइस खाएंगे जब आप बहुत भूखे थे, ठीक है, जब आप बहुत भूखे थे तो अगर आपने एक स्लाइस खाई, ठीक है, तो आपको सेटिस्फैक्शन कम हुई। अब आपको कम भूख लगी, फिर आपने एक खा ली, फिर एक खा ली, फिर जब आप 6th पर आ जाएंगे ना, आपकी जो सेटिस्फैक्शन एकदम कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा खाने का। सो वो यही बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता जाता है मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स, उसको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट विल इवेंचुअली डिक्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आईसी कर्व पर। आईसी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट provide the same level of satisfaction to the consumer. Consumers are indifferent between these combinations because they yield equal utility. अब प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मेनली क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से आते हैं। सो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये आईसी कर्व का ग्राफ है। ऑलराइट, दे आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, they are convex to their origin. all right, next is they cannot intersect. so ये जो दो हैं IC curves, they will never intersect. higher curve indicates higher utility.
ऑलराइट। अब बजट लाइन की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। यहाँ पे आईसी कर में आपको दिखा रहा था कि दो गुड्स का दिखा रहा था कॉम्बिनेशन दैट्स प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब बजट लाइन की बात की जाए तो बजट लाइन में क्या होता है? शोज कि कौन से कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है विथ देयर गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऐसा ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर धीरे धीरे आप जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो पहले तो आउटपुट जो होगा इंक्रीज होगा, इनिशियली वो राइज होगा, देन फिर वो इंक्रीज होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर इवेंचुअली जो थर्ड स्टेज होगा वहाँ पर आकर वो डिक्लाइन होने लगेगा। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं। पहली अजम्पशन है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है, दैट मीन टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो एकदम सेम रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज। वेरिएबल फैक्टर्स की बात की जाए तो ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स्ड। होमोजीनियस फैक्टर्स, ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर आइडेंटिकल, और ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप एक फैक्टर को चेंज करते हैं, पूरा आप फैक्टर्स नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर शॉर्ट रन की बात की जाए तो हम शॉर्ट रन में अगर बिजनेस रन करें तो हम जो हैवी मशीन्स हैं उनको बार बार नहीं चेंज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर इसमें स्टेजेस की बात की जाए, अगेन पहले आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स। इनिशियली क्या होगा? पहले आपने कोई भी इनपुट डाले तो टोटल जो आउटपुट है वो इंक्रीज होने लगेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या होगा? इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और लास्ट स्टेज पर दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स आने लगेंगे। जैसे जैसे और आप ऐड करते जाएंगे तो आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेकरी का केस हो गया, ठीक है। तो बेकरी के जितने भी अवंस थे रखे हुए थे, फॉर एग्जांपल 6 अवंस रखे थे। स्टार्टिंग में आपने इनपुट्स डाले, दैट इज लेबर को डाला, धीरे धीरे डालते गए आप, तो धीरे धीरे तो इंक्रीज़ करेगा इनिशियली, क्योंकि लेबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे। पहले 2 ही थे, अब 4 लोग काम कर रहे हैं तो इंक्रीज़ होने लगेगा। आपने 6 लोग ला दिए तो काम करने लगेंगे तो इंक्रीज़ होने लगेगा। बट अभी नेक्स्ट जब स्टेज आएगा, अभी सब इंक्रीज़ हो ही रहे हैं क्योंकि इंक्रीजिंग रेट पर है। अभी एक टाइम आएगा कि सारे अवंस फुल हो जाएंगे, तो अब उतने जल्दी काम नहीं हो पाएगा। अब अवंस ही फुल हैं, अगर लेबर काम भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता एक टाइम के बाद। और अगर ज़्यादा ही फिर आपने और इनपुट्स डाल दिए तो अभी डिक्रीजिंग या कह सकते हैं एकदम डिक्लाइन होने लगेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी भर दीजिए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड, आपके पास जो फैक्टर दैट इज़ अवन है वो उतने ही हैं, लिमिटेड ही हैं, तो उतने में ही काम हो पाएगा। ऑलराइट, सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जैसे जैसे आप जैसे क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इनिशियली तो इंक्रीज़ होगा, फिर वो इंक्रीज़ होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे होगा, फिर इवेंचुअली वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो पहले इंक्रीज़ हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, देन वो इंक्रीज़ तो हुआ बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर इन थर्ड स्टेज में आके वो डिक्लाइन होने लगे।